तो चलो ठीक है। आज बात करेंगे और स्मार्ट इंजीनियरिंग में हम लोग एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन में जो कि हम पहले से ही पढ़ रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। क्लियर। आज इसकी बात करेंगे। तो चलो इसकी बात करने के लिए मुझे करना क्या है, आपको मुझे बताना है कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी से रिलेटेड पूछता है। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान दो। इसमें होगा क्या, मान लो कि बीम, ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, ठीक। और बीम की ये लंबाई है कोई एल, इसको स्पैन भी बोलते हैं क्या, ठीक है, स्पैन। ये कोई लंबाई है एल और आपको पता है कि ये इसकी गहराई है डेप्थ, यानी कि पूरी टोटल गहराई है डेप्थ, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है इसका, भाई ये बी है। ये क्या है, बी, बी मतलब होता है विड्थ, इसकी चौड़ाई। क्लियर। और ये डी है। लेकिन आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग बात करें यहाँ से ये चीज़, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी इस वाली गहराई की, तो ये वाली गहराई आपको पता है, ये वाली गहराई आपकी होती है कितनी, ठीक। ये गहराई होती है आपकी कैपिटल डी, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर, टोटल। लेकिन आपको पता है अगर इसकी बात करूँ कि ऊपरी सिरे से लेके, यानी कि ऊपर के सिरे से लेके कहाँ तक, ऊपर के सिरे से लेके एकदम किनारे से, और स्टील जो है, स्टील बार पड़ी है भाई, ये क्या है इसके अंदर, स्टील बार। क्लियर। इनकी संख्या मैंने अभी फिलहाल 3 डाली है और आवश्यकता पड़ने पर ये इनकी संख्या बदलती है। क्लियर। और डायमीटर चेंज होने पे, तो ये आपके पास हो गया 3 बार। और आपको पता है कि इनके बीच की दूरी को, ठीक, इनके बीच की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं किस, स्मॉल डी से। इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है। अगर इतनी बात होगी तो आपको ये भी पता होगा कि ऊपर की साइड आपको पता है कि ये है न्यूट्रल एक्सिस। देखो ये कंप्लीट स्पैन के लिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, और साइड के लिए यानी कि क्रॉस सेक्शन के लिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, जो कि यहाँ पे कट हो रही है। क्लियर। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपका सी जोन है, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये कौन सा जोन है, ये आपका टी जोन है। टी मतलब टेंशन जोन। अब आपको पता है कि ये वाला जोन इधर, ये वाला जोन इधर। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपको पता है कि इसमें जो प्रतिबल उपजेंगे, वो बाहर की ओर को उपजेंगे, इधर को उपजेंगे। इसमें जो प्रतिबल उपजेंगे अंदर की ओर को उपजेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा प्रतिबल आरेख में, मैं भी आपको उसमें दिखा दूंगा। तो यानी कि मैं कह दूं कि इधर की साइड को इसमें प्रतिबल उपजेंगे, इधर की साइड को। क्लियर। ये इस कोने पे मिला दीजिए, आपको याद आ जाएगा, और इसको इस कोने पे मिला दीजिए, ये देखिए। क्लियर। और मैं बात करूँ तो इसमें कहाँ उपजेंगे, अंदर की साइड को। मैं ज़्यादा वो नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये कहाँ तक उपजेंगे, केवल सेंटर तक, इसके सेंटर तक। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये चीज़, ये जो आ रहा है इसका सेंटर, इसका सेंटर इसका मेन होगा। क्लियर। तो ये आप ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, तो ये प्रतिबल आपके उपज रहे हैं, ये वाले, ये चीज़। क्लियर। ये बाहर को और ये अंदर को। इसमें होता क्या है, इसमें ये आपको पहले तो ये ध्यान रखना कि जो कंप्रेशन जोन होगा वो टेंशन जोन के बराबर होगा। यानी कि कंप्रेशन जोन में उपजे बल या फिर लगाए गए बल, और टेंशन जोन में लगाए गए बल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो प्रतिबल भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। इतनी बात होगी। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या होगा, मैं इसका एक साइड में फिगर बना दे रहा हूँ, उससे आप लोगों को कुछ बातें क्लियर होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे आपको कुछ समझाना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो देखते हैं, मैं इसका एक फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ। तो फिगर ड्रा करने के लिए मैं इसका ये साइड पार्ट बनाऊँगा, ये साइड पार्ट मतलब इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, इसका साइड व्यू। ठीक है। ये चीज़ आपको पता है कि ये है इसका बी, और बाकी तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ये क्या पड़ी है भाई, ये पड़ी है इसके अंदर छड़। ठीक है। और आपको पता है ये छड़ का क्या है, सेंटर। ठीक। ये छड़ का सेंटर हो गया। और आपको पता है ऊपर से लेके यहाँ तक की दूरी आपको पता ही है, ये क्या होगी, ये दूरी आपकी हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक डी, स्मॉल डी। ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, आपको पता है। ये चीज़ होगा डी। ठीक है। फिर आपको पता है कि यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है भाई, कहीं पे ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर। न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ठीक है। आपको पता है कि ऊपर का जो जोन है वो है आपका सी जोन, नीचे का जो जोन है वो टी जोन। और आपको पता है कि नियम के अनुसार होता है सी, क्या होता है, सी बराबर टी। ये भी आप लोग जानते हो। क्लियर। अगर बैलेंस सेक्शन है तो। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये चीज़ इतना हो गया। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो आपको पता है कि ये दूरी हमारे पास कितनी होती है, एक्स। यहाँ से
यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, एक्स, और यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, डी माइनस एक्स। क्लियर, ये और ये डी माइनस एक्स यहाँ तक। क्लियर, और ये नीचे का कवर होता है। इतना हो गया, ये चीज़ इतना हो गया। लेकिन इसका अगर प्रतिबल आरेख देखें, क्योंकि हमें तो भाई चर्चा करनी है ना कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो मैं इसका एक प्रतिबल आरेख बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया। इसका मैं इधर साइड में थोड़ा सा ग्राफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ तक आएगा ये चीज़, ठीक। और प्रतिबल आरेख में मैंने आपको बताया आप इसको कितना भी तिरछा करके बना सकते हैं। ये चीज़ इतना हो गया, ये क्लियर, इतना हुआ। अब ज़रा एक बात बता दो कि आपको पता है इधर तो लगेगा सिग्मा CBC, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की गहराई क्या होती है, x, और यहाँ से यहाँ तक की गहराई होती है d माइनस एक्स। इतनी बात तो क्लियर होगी। क्लियर। अब ये बताओ कि केवल अगर देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको पता है कि यहाँ पे जो बल लगते हैं, यहाँ पे जो प्रतिबल उपजते हैं, या यहाँ पर जो बल लगता है वो तो इस पूरे एरिया पे लगा, लेकिन प्रतिबल जो उपजेंगे लगेगा इधर, लेकिन प्रतिबल जो उपजेंगे इस पूरे पार्ट में उपजेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर केवल प्रतिबल किसके अंदर उपजते हैं, स्टील के अंदर। किसके अंदर उपजते हैं, स्टील इस्पात के अंदर। तो स्टील इस्पात इस जगह होता है। क्लियर। तो प्रतिबल यहाँ पर उपजेंगे, लेकिन इसके प्रतिबल इस पूरे में उपजते हैं। तो पूरे में उपजते हैं तो हमें सेंटर चाहिए ना, क्या चाहिए हमें, सेंटर। तो यानी कि हमें बीच का सेंटर चाहिए कि कहाँ पर प्रतिबलों का केंद्र होगा। तो प्रतिबलों का केंद्र, जाहिर सी बात है, कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज का आप लोग जानते हो ग्रेविटी के रूल से, अगर कोई आकृति है, अगर उसमें उसके ऊपर कोई बल लग रहा है तो उसका जो सेंटर हम लोग याद करते हैं वो कहाँ पर आता है, उसका सेंटर, यानी कि उन बलों को हम लोग किसी एक उसकी बॉडी के सेंटर पे लगा हुआ मानेंगे। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है, आपको पता है इसके लिए तो सेंटर की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके लिए प्रतिबल यहाँ पे उपजेंगे। लेकिन इसके लिए तो भाई सेंटर चाहिए ना, क्योंकि कंक्रीट ऊपर से लेकर नीचे तक इफेक्टिव है। लेकिन ये देखो, कंक्रीट तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ तक कंक्रीट है, लेकिन इस्पात तो केवल इतने में ही है ना। तो इस्पात का सेंटर केवल ये होगा, और कंक्रीट का सेंटर इस टोटल के बीच में होगा, इस टोटल कंक्रीट के बीच में। ठीक है, तो हम इसके बीच में भी बात करेंगे, तो यानी कि इसके कहीं बीच में होगा। ठीक, तो उससे पहले मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा कि इसका जो डेफिनीशन है वो कैसे बनती है, या फिर इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट की अगर आपसे पूछ लिया कि डेफिनेशन क्या होगी, तो कोई सा भी रहे, चाहे सिंगली रहे चाहे कोई भी रहे, ठीक है, नियम वही है सबके लिए बराबर। क्लियर। तो ये ध्यान देंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, ज़रा ध्यान देंगे डेफिनेशन के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या है, कैसे है। तो चलो देखो मैं बताता हूँ। दरअसल होता क्या है कि होता ये है कि इस बीम में, या सॉरी इसके जो सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन जो है, इस सेक्शन पे जब दोनों तरफ से बल लगते हैं तो यहाँ पर एक बलयुग्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बलयुग्म का निर्माण होता है। अब आप कहोगे सर बलयुग्म का निर्माण कैसे हो रहा है, दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे ये इस तरह से है, तो आपको पता है कि ये प्रतिबल, ऊपर वाले प्रतिबल इस दिशा में और नीचे वाले प्रतिबल इस दिशा में इंक्रीज होते हैं, ये चीज़। ठीक, और मान लो कि ये इसका फिलहाल के लिए मैं इसका सेंटर मान ले रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर। तो आपने फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में या फिर कहीं पे तो जरूर पढ़ा होगा कि बलयुग्म कैसे काम करता है, एक दूसरे के समांतर। बलयुग्म कैसे काम करता है, एक दूसरे के, देखो ये इधर दोनों हैं एक दूसरे के समांतर, लेकिन विपरीत तथा बराबर मान के क्यों बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर C और यहाँ पर T, तो C बराबर T, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, यहाँ पर एक बलयुग्म का निर्माण होगा। क्लियर। और जब यहाँ पर एक बलयुग्म का निर्माण होगा, ठीक है, तो ये धरन का जो बलयुग्म है, इस धरन का जो बलयुग्म है, ये क्या करता है, ये काम करता है, क्या करता है, ये काम करता है कि बीम की साइड पे जो बल पड़ते हैं, या बीम की साइड में जो बल क्रिया करते हैं, ठीक है, जो बल क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो और वो बल क्या करते हैं, वो बल बीम में नमन लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो मतलब वो जो बल हैं वो बीम में लगेंगे साइड से और उसको बेंड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, मतलब साइड से, ठीक है, साइड से उत्पन्न नमन आघूर्णों का प्रतिरोध करता है। नमन आघूर्ण मतलब ऐसे बल जो बीम के अंदर घूर्ण लेते हुए, यानी कि मूवमेंट लेते हुए क्या करें, उसको बेंड करने की कोशिश करें। क्लियर, मूवमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, उसको बेंड कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, यानी कि ये करता है कि ये जो प्रतिरोधी आघूर्ण यहाँ पर पैदा हो रहा है, ये जो बलयुग्म यहाँ पर पैदा हो रहा है, ठीक है, क्या पैदा हो रहा है, बलयुग्म, यानी कपल फोर्स जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ये कपल फोर्स
बीम के साइड में लगने वाले बलों के कारण जो नमन होता है, ठीक है, लगने वाले बलों के कारण जो बीम में नमन होता है उसका क्या करता है, प्रतिरोध करता है। क्लियर? यानी कि परिभाषा क्या हुई, परिभाषा ये हुई कि खंड पर कार्यरत बराबर, खंड पर कार्य मतलब खंड मतलब सेक्शन पर कार्य करने वाले बराबर तथा विपरीत समांतर बल युग्म, खंड पर कार्य करने वाले विपरीत तथा समांतर बल युग्म, ठीक, क्या करते हैं, ये साइड से लगने वाले बल, साइड से या साइड के कारण उत्पन्न नमन आघूर्ण का प्रतिरोध करता है। ये बल युग्म साइड से उत्पन्न नमन आघूर्णों का प्रतिरोध करता है। क्लियर? नमन आघूर्णों का क्या करता है, प्रतिरोध करता है। तथा ये क्या करता है, तथा धरण को विफल होने से बचाता है, तथा धरण को विफल होने से बचाता है, जिसे हम लोग प्रतिरोधी आघूर्ण के नाम से जानते हैं। क्लियर? प्रतिरोधी आघूर्ण का मतलब ये है कि ये जो बल युग्म है, ये बल युग्म, ठीक है, बेंडिंग्स, ये बल युग्म बचाता है बीम को बेंड होने से, या बीम को नमन होने से, या बीम को नमन में विफल होने से ये बल युग्म क्या करता है, बचाता है। ठीक है, तो ये जो बल युग्म है, जब ये बीम को नमन में होने से बचाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंट। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंट। अब देखो ये बल युग्म क्या करता है, इस बल युग्म की भी बात है। आपको पता है कि प्रतिरोधी आघूर्ण बराबर होगा संपीड़न तथा तनाव बलों द्वारा निर्मित बल युग्म का आघूर्ण। क्लियर? मतलब प्रतिरोधी आघूर्ण बराबर होगा, एक तो संपीड़न होगा, तो आपका ये होता है कि धरण का प्रतिरोधी आघूर्ण, धरण का प्रतिरोधी आघूर्ण यानी कि मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंट इज इक्वल टू होता है संपीड़न बल तथा तनाव बल, यानी कि संपीड़न तथा तनाव बलों द्वारा निर्मित बल युग्म का आघूर्ण। क्लियर? संपीड़न तथा तनाव बलों द्वारा निर्मित बल युग्म का आघूर्ण। क्लियर? या फिर मैं इसको अलग अलग भी बोल सकता हूँ, कैसे, एक mr आपका हो गया संपीड़न बल गुणा बल युग्म भुजा, और एक दूसरा हो गया क्या, तनाव बल गुणा बल युग्म भुजा। मतलब आप किसी भी छोर पे खड़े होकर लेइए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर टी की बात करता हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर टी की बात करता हूँ तो टी के लिए बल युग्म निकलेगा। यहाँ पे खड़ा होकर सी की बात करता हूँ, इस जगह खड़ा हूँ, ठीक है, तो सी की बात तो सी का बल युग्म निकलेगा। लेकिन इसमें क्या कॉमन है, इसमें बल युग्म भुजा कॉमन है। क्या कॉमन है, बल युग्म भुजा कॉमन है। चाहे आप mr के लिए निकालिए और चाहे आप mr संपीड़न के लिए निकालिए, सॉरी, और चाहे आप mr तनाव के लिए निकालिए, लेकिन दोनों में बल युग्म भुजा कॉमन है। क्लियर? बल युग्म भुजा को हम लीवर आर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर आर्म कहते हैं। अब लीवर आर्म को ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको ये नोट करना है तो कर लीजिए इतनी बात, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे आपको बताता हूँ कि क्या होगा। तो ये चीज़ इतना हो गया। क्लियर? अब मैं बताता हूँ आपको कि लीवर आर्म क्या होता है, लीवर भुजा क्या होता है। तो लीवर भुजा जानने के लिए आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिक के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो चलो मैं बात करता हूँ लीवर आर्म की। तो चलो लीवर आर्म के बारे में बताते हैं। तो लीवर आर्म में क्या है, जरा पहले आपको एक त्रिभुज के बारे में समझना होगा। आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे मैं इधर इस कोने में बता रहा हूँ कि जैसे ये कोई त्रिभुज है, इस तरीके से ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। मैं इसको थोड़ा तिरछा करके बना दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको पता है कि ये त्रिभुज है, तो आपको पता है ये ट्राइंगल है, लेकिन ये राइट ट्राइंगल है। राइट मतलब होता है समकोण त्रिभुज। क्या है ये, देखो यहाँ पर समकोण मतलब समकोण त्रिभुज है। तो मैंने बोला कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी इसकी क्या, b, भाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगी भाई इसकी क्या, h। क्लियर? ये इसके लिए बात हो रही है, आप ये चीज़ ध्यान दीजिए। क्या होगी इसके लिए ऊंचाई h, और ये क्या होगी b। लेकिन हमको चाहिए इसका केंद्र। क्या चाहिए हमको, इसका केंद्र चाहिए, इसका सेंटर कहाँ पर होगा। क्लियर? तो आपको अब एक बात बता दें, जैसे कि ये त्रिभुज है, तो आपको पता है कि इस त्रिभुज का भी तो हमें सेंटर चाहिए लीवर भुजा निकालने के लिए। कैसे? क्योंकि लीवर भुजा हमेशा वहीं पर होती है जहां पर मेन फोर्स काम करता है, मतलब जहां पर मेन फोर्स केंद्रीय बिंदु पर काम करता हुआ माना जाता है। तो आपको पता है कि इधर के लिए तो केंद्र बिंदु यही स्टील वाली लाइन है। क्लियर? लेकिन इधर के लिए केंद्र बिंदु इस त्रिभुज का सेंटर होगा। तो इस त्रिभुज का सेंटर होती है, लेकिन ये त्रिभुज भैया आपको समकोण दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने समकोण त्रिभुज बनाया।
तो ज्योमेट्रिक के साथ, या आप फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में पढ़े होंगे ग्रेविटी ऑफ सेंटर एक पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला समथिंग करके चैप्टर पढ़े होंगे। तो उसमें आप देखिए, तो उसमें क्या है, या फिर आप यहीं पे समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने कहा कि ये आपको पता है कि हमें इसका सेंटर चाहिए, तो सेंटर ये चीज़, और ये इसके दो पार्ट हो गए, तो मुझे सेंटर चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये तो इधर समकोण है, तो समकोण से इधर की साइड सेंटर, समकोण से इधर की साइड सेंटर आपको मिलेगा b/3 पर, इस पर मिलेगा b/3, मतलब ये टोटल लंबाई जितना होगा इसका डिवाइड इन 3, ठीक है। और इधर भी ऐसे होगा, ये होगा आपका h/3 पर, कितने पर होगा, h/3 पर, यानी कि नीचे से ऊपर ये कितनी रहोगा, h/3। आप सोचो नीचे से h/3, इधर से b/3, जब जाके क्रॉस लाइन खींचेंगे तो सेंटर मिल जाएगा। क्लियर। बाकी का हमें ये जानना नहीं कि ऊपर क्या होगा। अगर आप ऊपर निकालना चाहो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लिख दोगे 2/3 इंटू बी। आपको पता ही है भाई, जब हम इसको ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा आप। कैसे, 2b और एक ये b कितना हो जाएगा, 3b/3 बी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका यही होगा, ये हो जाएगा आपका कितना 2h/3। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 2h/3 और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h/3। क्लियर, इतना हो गया। तो ये चीज़ इतना हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समकोण से h/3 और समकोण से b/3 दूरी पर सेंटर होता है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ कि मैं यहाँ पर एक रैंडमली एक फिगर बना दे रहा हूँ, जरा इस रैंडमली फिगर पे ध्यान दीजिए कि अगर ये फिगर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ इसलिए, ये है इसका ये, और ये हो गया ये चीज़। क्लियर। तो आप बताओ इसका ये केंद्र कितनी दूरी पर होगा। समकोण किधर बन रहा है, आप कहोगे सर समकोण तो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ से कुछ दूरी पे होगा। अरे यहाँ पे ना होगा ये सेंटर। अब ये सेंटर कितनी दूरी पे होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है x। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x। तो मैं कह दूँ कि यहाँ से ये सेंटर कितनी दूरी पर होगा, x/3 पर होगा। कितने पर होगा, x/3 पर होगा। क्लियर। और आपको पता है ये तो x/3 पर होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा, ठीक है, x/3 पर होगा, लेकिन इधर का सेंटर तो इधर ही होगा ना। मतलब मैं कह दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये और ये, क्लियर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भुजा की लंबाई होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भुजा की लंबाई होगी, इसी को बोलेंगे लीवर आर्म। क्या बोलेंगे इसको, लीवर आर्म। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, परिभाषा ये हुई कि क्या, कि इस्पात के केंद्र तथा ये क्या है, कंप्रेशन जोन का केंद्र, या फिर कि कंप्रेशन जोन का केंद्र, ठीक है, कंप्रेशन जोन बोल दो या कंक्रीट का केंद्र बोल दो, इसको कुछ भी बोल दो, ठीक है। या फिर आप बोल दो कि आप ये भी बोल सकते हो कि धरन के ऊपरी सिरे से x/3 दूरी तथा धरन के ऊपरी सिरे से x/3 से कहाँ तक प्रभावी गहराई तक, या फिर स्टील के केंद्र के बीच की दूरी तक हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म। इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म। क्लियर। तो ये हो गया आपका लीवर आर्म। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो सी है ये यहाँ पर काम करता हुआ नहीं माना जाएगा, ये यहाँ कहीं नीचे काम करता हुआ माना जाएगा। कितनी दूरी पर, यहाँ से x/3 दूरी पर। क्लियर। यह ऊपर से कितनी दूरी पर काम करता हुआ माना जाएगा, सी, x/3 दूरी। अब यहाँ पे ये काम करता हुआ नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो इसके बीच की दूरी को बोलते हैं x/3, यानी कि लीवर आर्म। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो लीवर आर्म क्या होता है ये ध्यान देना है, ठीक है। लीवर आर्म होता है आपका कंक्रीट का केंद्र तथा इस्पात के केंद्र के बीच की दूरी। क्लियर, इतना हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधी सी बात है कि अब आपको ये समझ जाना है कि कैसे कैसे बल होगा, मतलब कैसे कैसे हम निकालेंगे। तो अगर मैं टोटल बीच की दूरी निकालूँ तो टोटल बीच की दूरी आपको निकालना सिखा दे रहा हूँ। कैसे, आपको पता है कि ये हमने बीम ऐसे ऐसे करके बनाया था, ये इसका सॉरी प्रतिबल आ रही है, ये चीज़ ये थोड़ा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इतना। क्लियर। आपको पता है कि यहाँ से इस दूरी को बोलते हैं हम लोग x/3 दूरी, यहाँ तक। क्लियर। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं x। क्लियर। आपको ये भी पता है कि एकदम ऊपर से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, स्मॉल d। क्या बोलते हैं, स्मॉल d। तो क्या मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिख दूँ, बताओ। हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिख सकते हैं d -
x/3। अरे करना क्या है, अरे भाई साहब पूरा d है, इसमें से कितना घटा दो x/3, तो किसके बीच की दूरी आ जाएगी, इसके और इसके बीच की दूरी आ जाएगी। क्लियर ये चीज़, तो ये हो गया आपका लीवर आर्म। क्लियर, इतना हो गया। ये बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर हो गया, ठीक। तो चलेंगे, मतलब आप ये समझ गए कि ऊपरी सिरे से कितनी गहराई पर, x/3 गहराई पर आपका जो प्रतिबल है, कंक्रीट का प्रतिबल काम करता हुआ माना जाएगा। क्लियर, ठीक। चलो अब बात करते हैं आगे। आगे क्या बात होगी, आगे हम लोग बात करेंगे इसको निकालने की कि कैसे क्या होगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि लीवर आर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी इफेक्टिव डी और माइनस डी माइनस x/3। ये आपका पहली चीज़ निकल गई, इसको बोलेंगे लीवर आर्म। इसका इस्तेमाल तो होगा ही होगा। क्लियर, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि अब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट कैसे निकालेंगे। चलो ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट ज्ञात करते हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट को ज्ञात करने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ी सी चीज़ बता दूं जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ये बताइए, आपको पता है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आपको संपीड़न बल और तनाव बल चाहिए एमआर निकालने के लिए, और लीवर भुजा चाहिए। तो लीवर भुजा तो हमें पता चल गई कि d-x/3 होगी, लेकिन हमको संपीड़न बल तनाव बल भी पता है क्या, हमको पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। आपको पता है जो संपीड़न बल होता है, संपीड़न बल जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बराबर होता है आपका, सिग्मा बराबर होता है क्या, F/A। क्लियर, लेकिन हमको चाहिए बल, हमको प्रतिबल नहीं चाहिए, हमको चाहिए बल। तो आपको पता है, इसीलिए बल बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता ही है कि ये तो हमको मालूम है, ये तो हमको मालूम है, और ये भी हमको मालूम चल जाता है। हमको F निकालना है, तो F निकालना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर हमको C निकालना है तो C के लिए प्रतिबल क्या होता है, आपको पता है। C के लिए प्रतिबल होता है, आपको पता है कि सिग्मा CBC, ठीक है। ये चीज़ प्रतिबल हम लोग पहले, ये सिग्मा C प्रतिबल हो गया, ठीक है। और फिर आपको पता है कि 0 और बटे में 2, इतना हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया प्रतिबल। अब आप कहोगे सर ये 0 कैसे होगा, आपको मैंने बताया होगा कि जैसे कि आपका ये फिगर था, इधर मैं कोने में दिखा दे रहा हूँ कि जैसे आपको पता था ये फिगर था, यहाँ पर ऐसे प्रतिबल लगते हैं, तो आपको बताया था कि यहाँ पर लगता है सिग्मा CBC, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा CBC लगेगा। तो आपको पता है कि ये टोटल इतने में काम करेगा प्रतिबल, लेकिन आपको पता है इस जगह होगा 0 और इस जगह होगा क्या, अधिकतम सिग्मा CBC। तो हमें क्या लेना, इसका औसत लेना है। तो औसत के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस सिग्मा CBC। तो सिग्मा CBC प्लस 0 हमने ये लिया है, ठीक है। इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। क्लियर, चलेंगे आगे। अब क्या करेंगे, अगर इतना हो गया आपका, तो ये हो गया। अब आपको चाहिए एरिया, तो आपको पता ही कि इधर का एरिया क्या होता है। अरे भाई साहब, इधर का हो रहा था B इंटू एक्स। क्या होता है इधर का एरिया, B इंटू एक्स। तो हम लोग लिख देंगे इंटू B इंटू एक्स, ये हो गया। अगर मैं इसको सही से सॉल्व करूं, तो सही से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है कि सही से सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा, इसको 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 सिग्मा CBC B.x आएगा ये चीज़। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये क्लियर। उसके बाद चलेंगे फिर T बराबर, आपको पता है कि T बराबर क्या होता है, सेम होता है। T बराबर होता है सिग्मा ST। क्या हो जाएगा, T बराबर सिग्मा ST और डॉट क्या होगा, एरिया। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, अरे एरिया होता है AST। अरे भाई साहब, स्टील में कितने प्रतिबल उपजेंगे, सिग्मा ST, और एरिया क्या होगा उसका, सिग्मा, ये सॉरी एरिया होगा AST। क्लियर, तो ये होगा किसका बल, भाई साहब ये बल हो गया टेंशन जोन का, और ये बल हो गया कंप्रेशन जोन का, ठीक है। अब जब आपको बल मिल गया, आपको ये मिल गया, जब दोनों आपको मिल गया, तो हम करना क्या है, अब हमें करना क्या है, टी का भी बल मिल गया, सी का भी बल मिल गया, और हमें लीवर आर्म भी पता चल गई। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालता हूँ मैं पहले। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट बराबर हो जाएगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट बराबर हो जाएगा आपका, मान लो मैं कंप्रेशन जोन के लिए पहले निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 1/2 सिग्मा CBC, ठीक है, डॉट B.x होगा नहीं होगा, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, D-x/3, ये होगा नहीं होगा, इतना होगा, ठीक है।
ये इतना हो जाएगा, मतलब d माइनस एक्स बाई 3, ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका किसके लिए, ये हो गया कंप्रेशन वाला, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मामला है ये किसका है, ये कंप्रेशन का मामला है। और ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा मामला क्या है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट। तो ये आपको पता है बल है, और ये क्या है, लीवर आर्म है। क्लियर, इतना हो गया। चलो अब मैं टी के लिए निकाल देता हूँ। तो टी के लिए तो आपको पता ही है, और यहाँ पर एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एस टी डॉट ए एस टी, ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दें डी माइनस एक्स बाई क्या आ जाएगा 3, ये हो गया। क्लियर, एक आपका ये, क्या आपका ये हो गया। क्लियर, इतना। तो ये सिग्मा एस टी ए एस टी और ये, तो एक प्रतिरोधी आघूर्ण आपका ये हो गया। क्लियर, ये चीज़। तो इनमें से जो भी हमको पहले पता चलता है वही निकाल के, या तो हमको टी के बारे में पता चले तो टी निकाल लेंगे, अगर हमको किसके बारे में पता चले, सी के बारे में पता सी निकाल लेंगे, और लीवर आर्म तो पता चल ही जाएगा, और रख के गुणा करके क्या निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चाहें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व कैसे करेंगे आपको बताया था। हमको पता है कि लीवर आर्म हमारी क्या होती है, लीवर आर्म हमारी होती है डी माइनस एक्स बाई 3। तो एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, आपको पता ही है, एक्स बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं, ठीक। तो ये मैं आपको अलग से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इधर हम लोग जानते हैं, इधर इसको और सॉल्व कर लें। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जान गए हैं कि लीवर आर्म इज इक्वल टू होता है डी माइनस एक्स बाई 3। अब आप बताओगे एक्स क्या होता है, इसमें बताओ। आपको पता है एक्स होता है गहराई, एक्स क्या होता है, न्यूट्रल एक्स की गहराई। तो न्यूट्रल एक्सिस की, लेकिन ये कौन सी होती है, क्रिटिकल होती है। कौन सी होती है, क्रिटिकल यानी कि क्रांतिक। तो इसके अनुसार तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, क्या आपको मैंने पढ़ाया था कि के या x1 बराबर होता है, के बराबर क्या होता है बताओ, या आपको पता है कि के बराबर क्या होता है, या फिर आपको तो आपको बताया होगा कि के बराबर होता है क्या, x अपॉन डी। क्लियर, क्या होता है के बराबर x अपॉन डी। और ये x कौन सा होता है, एक्स सी होता है क्रिटिकल वाला। मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ क्या, के, ठीक है। इसको दूसरी, रुक जाओ एक मिनट, सही से लिख दें। इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर x, क्योंकि हमें x चाहिए, x बराबर हो जाएगा के डी। क्या हो जाएगा, के डी, ठीक। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दो। अगर x बराबर के डी लिख सकते हैं तो देखो मैं इसको सुधार लेता हूँ क्या, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लीवर आर्म, क्या हो जाएगी, लीवर आर्म। तो लीवर आर्म बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है लीवर आर्म बराबर होता है आपका डी माइनस एक्स बाई 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा डी माइनस के डी अपॉन 3। क्लियर। अब देखो मैं अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेके इसको सॉल्व करूँगा तब भी हाथ में आ जाएगा मामला। तो कॉमन लेके सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, आपको पता है कि मैं यहाँ पर ले लूँगा डी कॉमन। तो डी कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस के अपॉन 3, ये आएगा 1 माइनस के अपॉन 3। लेकिन एक बात याद रखो कि ये जो मैंने यहाँ पर ये कॉमन जो लिया वाला फंडा, ये कांस्टेंट है। कैसे, क्योंकि के का मान नहीं बदलेगा, के का मान आपका कांस्टेंट है, तो बदलेगा क्या, तो मैंने बताया कि के का मान नहीं बदलेगा। तो ये इतनी वैल्यू हो गई, ठीक है। और जब ये जो इतनी वैल्यू हो गई ये इसको, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, ये एक आपका कांस्टेंट हो गया, और इसी को बोलते हैं लीवर आर्म गुणांक। क्या बोलते हैं, लीवर आर्म फैक्टर। मतलब मैं बोल सकता हूँ लीवर आर्म क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो लीवर आर्म फैक्टर क्या हो गया, 1 माइनस के अपॉन 3 आपका हो गया लीवर आर्म फैक्टर। क्लियर। और इसी को लीवर आर्म फैक्टर को हम लोग किससे जानते हैं, हम लोग इसको स्मॉल जे से जानते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जे से। तो अगर हम लोग इसको स्मॉल जे से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जे से डिनोट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये लीवर आर्म है, ठीक है। और यहाँ पर लीवर आर्म आते आते अभी भी ये लीवर आर्म ही है, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी ये क्या है, लीवर आर्म ही है, ये लीवर आर्म ही है, इसको कुछ और मत समझिएगा।
ठीक है। लेकिन इसको केवल क्या बोलेंगे, 1 माइनस K/3 को लीवर आर्म फैक्टर जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं लीवर आर्म गुणांक में जे, यानी कि ये जो जे, इसको जे बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर आर्म यानी कि मैं इतना जे, इसको जे से तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ छोटा सा 1 माइनस K/3, ताकि आपको थोड़ा सा दिखता रहे कि यहाँ क्या फंडा चल रहा है। ये चीज़ जे बराबर, इसको जे से डिनोट करते हैं, या आप लोग याद रखिएगा। क्लियर, तो इतना हो गया। तो जे बराबर इतना है, क्लियर भाई, जे बराबर इतना है। तो आपको पता है लीवर आर्म बराबर कितना है, डी इंटू 1 माइनस K/3। तो अगर मुझे लीवर आर्म निकालना हो, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, अगर मुझे लीवर आर्म निकालना हो तो मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे जे का मान मालूम चल जाए, यानी कि अगर मुझे के का मान मालूम चल जाए, तो के का मान मालूम चलने में मैं क्या करूँगा, जे का मान निकाल लूँगा। मुझे इतना लंबा फंडा नहीं दोहराना पड़ेगा, सीधा क्या करूँगा, के का मान मालूम चलेगा, चली जाएगा, और के का मान मालूम चलने के बाद किसका मान निकाल लूँगा, जे का, क्योंकि 1 माइनस K/3, तो जे का मान निकल जाएगा। तो आपको पता है कि लीवर आर्म बराबर हो जाएगा क्या, डी इंटू जे, क्या हो जाएगा, डी इंटू जे। क्लियर, डी जे ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी लीवर आर्म। तो लीवर आर्म को हमने और छोटा कर लिया, क्योंकि और यहाँ पर जे बराबर है 1 माइनस K/3, इतनी वैल्यू होगी। क्लियर, अब आगे समझेंगे। अब जरा ध्यान दो, ये लीवर आर्म है, तो मैं इसको और सॉल्व करूँगा। और सॉल्व कैसे करूँगा, जरा ध्यान दो। अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर, आपको पता है कि संपीड़न बल क्या होता है, संपीड़न बल आपको बी मतलब सी बराबर आपको पता है 1/2 सिग्मा CBC BX होता है, ठीक है। तो मान लो मैं पहले उसी पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर, और उसको सॉल्व करके निकाल लेता हूँ। और ज़रा ध्यान देंगे, तो आपको पता है कि सी बराबर होता है 1/2 सिग्मा CBC, क्लियर, और क्या होता है इंटू B.X। ये देखो यहाँ पर बदलने वाला क्या है, या तो b है या x बदलने वाला है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दो, मुझे क्या करना है, यहाँ पर x की फिर से वैल्यू रखनी है। तो मैं यहाँ पर x की फिर से वैल्यू रखूँगा 1/2 सिग्मा CBC डॉट, क्या हो जाएगा, b और डॉट, ये हो जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका k इंटू डी। तो हो जाएगा आपका k इंटू डी। क्लियर, इतना हो गया k इंटू डी। अगर ये चीज़ इतनी होगी, आपको पता है कि k इंटू डी, तो अब आगे क्या करेंगे, अब हम लोग इसको हम लोग लेके आएंगे किस में, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट वाले फार्मूले में। तो आपको पता है कि ये आप लोग याद रखिएगा, ये c बराबर है इतना, हमने के डी रख दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए ना, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू को हटा देना है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट बराबर क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट बराबर आपको पता है कि रखना पड़ेगा वैल्यू। तो कितना हो जाएगा 1/2 सिग्मा CBC, जैसा है इसको एज इट रखेंगे, ठीक है, सिग्मा CBC डॉट बी डॉट, यहाँ पर क्या रखेंगे, क्योंकि हम लोग MR निकाल रहे हैं, तो K डॉट डी, ठीक है, और इनटू, अब बताओ लीवर आर्म भुजा, अरे KD, ये तो भैया फोर्स हो गया ना इतना, केवल ये तो, ये केवल C है, इतनी वैल्यू C है। अब हमें लीवर आर्म भी तो चाहिए, ठीक। तो मैंने बताया 1/2 सिग्मा CBC डॉट बी डॉट के डॉट डी, तो ये तो हो गया C की वैल्यू, और ये हो जाएगी D डॉट जे, मतलब ये होगी किसकी, लीवर आर्म की वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ज़रा ध्यान दो, मुझे यहाँ से जो कांस्टेंट पद है उनको एक साइड ले आऊँगा, और जो बदलने वाले उनको एक साइड। तो बदलने वाला या तो B है या D है, ठीक है। तो मैं ले आऊँगा इधर B डॉट डी स्क्वायर, क्योंकि D 2 हैं, क्लियर, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ले आता हूँ फिर 1/2, नहीं बदलेगा, ये 1/2 रहेगा, सिग्मा CBC नहीं बदलेगा, ये भी उतने रहेगा भाई, K नहीं बदलेगा भाई, J नहीं बदलेगा, तो ये सब कांस्टेंट वैल्यू। तो मतलब मैं इसको कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ आपको दिखा दूँ, देखो ये कांस्टेंट वैल्यू एक साइड आ गई, क्लियर। तो BD स्क्वायर, और ये आपका होगा कांस्टेंट वैल्यू। दरअसल ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्लियर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक आपका क्या होगा, एक अलग लेटर से इसको दिखाया जाएगा, ठीक है, एक अलग लेटर से। मतलब आप ये समझ लीजिए कि केवल अगर आपको B का मान मालूम हो, D का मान मालूम हो, ठीक है, और इन सब कांस्टेंट का मान मालूम हो, तो मोमेंट रेसिस्टेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, ठीक। अब क्या होगा, दरअसल ये जो ये पूरी वैल्यू है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल R से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक, मूवमेंट रेसिस्टेंट, यानी कि फैक्टर ऑफ मूवमेंट रेसिस्टेंट, क्लियर।
और यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास पहले से यहाँ पर b मौजूद है, डॉट हमारे पास यहाँ पर पहले से d मौजूद है और इसका स्क्वायर है। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, m r बराबर ये चीज़। क्लियर, ये चीज़ इतना हो गया। मतलब एम आर बराबर आपका ये वैल्यू आ गई। तो अगर आपको एम आर का मान निकालना है तो एम आर का मान निकालने के लिए बी डॉट डी स्क्वायर आर, तो ये छोटा सा इक्वेशन आपका हो गया। क्लियर। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब मैं किसकी बात करूँगा, अब मैं बात करूँगा टेंशन जोन वाले की, क्योंकि हम लोग किस पे बात कर रहे थे, हम लोग ये सी पे बात कर रहे थे। मैंने बताया ना हम लोग सी पे बात कर रहे हैं, अब मैं टी पे बात करता हूँ। तो मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक, अब चलेंगे टी के लिए। हम लोग जानते हैं कि टी बराबर हमारे पास बल क्या होता है, सिग्मा एस टी डॉट ए एस टी। क्लियर। और हमने वो भी निकाल लिया है आपका उदासीन अक्ष गुणांक। तो उदासीन अक्ष गुणांक भी आपको पता है कि क्या होता है, डी और ब्रैकेट में 1 माइनस के अपॉन 3 होता है। क्लियर। अब चलेंगे आगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान दो। तो मैं यहाँ पे ये टी के लिए निकल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, ध्यान देंगे। हमको निकालना एम आर, ये अलग है ये अलग है। क्लियर। हमको निकालना एम आर, तो एम आर बराबर हो जाएगा आपका टी के लिए, एम आर बराबर पहले यही सिग्मा एस टी डॉट ए एस टी, और आपको पता है इसके बाद होता है क्या, डॉट डी और ब्रैकेट में 1 माइनस के अपॉन 3। ये भी तो है, ये इतना हो गया। क्लियर। अगर ये इतना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसे, ये वैल्यू आपका इतना था, ठीक। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, देखो अब मैं इसे ये करूँगा कि एम आर बराबर सिग्मा एस टी, ठीक है। और आपको पता है ये वैल्यू किसकी होती है, जे की। तो मैं लिख सकता हूँ डॉट ए एस टी और इंटू डी इंटू जे। क्लियर, ये हो गया, समझ में आया ये चीज़। तो मतलब एक जगह मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट ये निकल के, तो ये चीज़, ठीक। यहाँ पे आपको ये भी कांस्टेंट, लेकिन ये बदलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 3 कांस्टेंट, अगर यहाँ पे आपको इस्पात की मात्रा मालूम है, सॉरी डी कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो ये इतना निकल ही गया। और मैंने बताया जैसे डी कांस्टेंट नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। आपका सॉल्यूशन तो यहाँ से भी, भाई मोमेंट रेसिस्टेंट तो यहाँ से भी मिल गया, लेकिन ये अलग क्यों, हम अलग, भाई जब दोनों जगह मोमेंट रेसिस्टेंट मिल रहा है इधर इधर, तो इसको क्यों याद कर रहे हैं, बताते हैं। अगर आपको इस्पात की मात्रा ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो ये इक्वेशन काम नहीं आएगी। कौन सी इक्वेशन काम आएगी, ये, क्योंकि इसी में दिया है ए एस टी। क्या दिया है इसमें, ए एस टी। तो ए एस टी मतलब होता है इस्पात का क्षेत्रफल। तो इसी से हम लोग पता कर पाएंगे कि कितनी छड़ों की संख्या है, या छड़ें कितनी है, या छड़ों का एरिया कितना है, ठीक है। तो जब जब हमें इस्पात की मात्रा ज्ञात करनी होती है, ठीक है, तो तब तब हम लोग एम आर बराबर किससे सॉल्व करते हैं, टी के सापेक्ष में जाकर। क्लियर। तो ये अब तक का आपका दोनों जो मोमेंट रेसिस्टेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका इसका, और ये हो गया इसका, ये दोनों मोमेंट रेसिस्टेंट आपके हो गए। क्लियर। अब इसके बाद आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, डिज़ाइन के स्टेप्स क्या होंगे, यानी कि सिंगली रेनफोर्स बीम के डिज़ाइन स्टेप कौन कौन से होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कौन कौन से स्टेप आते हैं। और मैं आपको उसको थोड़ा सा हो सके तो फ़ोटो में भी भेज सकता हूँ, या PDF फाइल में भी दे सकता हूँ। अगर नहीं होगा तो आपको प्रॉपर बताऊँगा भी कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, डिज़ाइन करने में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि ये अंतिम था, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट अंतिम था, हमने हर एक चीज़ निकालना सीख लिया, न्यूट्रल एक्सिस की गहराई निकालना सीख लिया, इस्पात की मात्रा निकालना सीख लिया कि इस्पात का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट निकालना सीख लिया। और बाकी का जो भी कुछ डेटा है, जब हम लोग डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, या मैं डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जब आपको बताऊंगा तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद सीधा सवाल, और हाँ एक और बार, इससे एक सवाल 100% आएगा। क्लियर। तो ये भी आप लोग मान के चलिए। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।